Morning students, today we will continue domains of the earth. In previous class, I had already explained you about the four major domains. Okay, topic wise I had explained you. There are four main domains. Lithosphere. The lithosphere is consist of, it is the solid part of our earth. It is consist of the seven continents like Asia, Africa, Europe. Okay, now after that I had explained you about the hydrosphere. As you know that most of the part is covered with the water. Okay, so there are main water bodies, five oceans. These are Pacific, Indian, Atlantic, like that. So now in today's topic we will continue about the atmosphere and biosphere. Okay, now let's we discuss about the atmosphere. Earth is surrounded by the layer of the gases called atmosphere. तो जो हमारी अर्थ है वो लेयर ऑफ गैसेस से घिरी हुई है. तो जो लेयर ऑफ गैसेस, इसमें कई प्रकार की गैस है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, और ये सभी गैस मिलकर क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर. ठीक है. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज अ इंटीग्रल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्लैनेट. तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ के लिए एज वेल एज हमारे या हमारे लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए जरूरी है. वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट? It provides us with the air we breathe and protect us from the harmful effect of the sun rays. तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमको गैस देती है, ऑक्सीजन गैस, जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लिए ज़रूरी है लाइफ सर्वाइव करने के लिए. और इवन दिस एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. सन की जो हानिकारक किरणें रहती है उससे भी हमारी प्रोटेक्शन करती है. Okay, now let's we see about the structure of atmosphere. तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू द 5 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फियर. दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो ये ट्रोपोस्फियर लेयर जो है वो आपको 13 किलो अर्थ सरफेस से ऊपर में 13 किलोमीटर तक के मिलती है. वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है. क्यों? वाई? बिकॉज ऑल द वेदर फिनोमिना, हर प्रकार का वेदर फिनोमिना जैसे बादलों का बनना, पानी का गिरना या फॉग फॉर्म होना, हेल स्टोन मतलब कि बर्फबारी, ये सब जो है इसी लेयर के कारण होता है या इसी लेयर में ऑकर होता है. नाउ स्टेरोस्फियर. अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्टेरोस्फियर. इट एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. तो देखिए इस लेयर में, ये ट्रोपोस्फियर के ऊपर वाली लेयर है, ये 50 किलोमीटर तक के एक्सटेंडेड रहती है. यहाँ पर कोई भी वेदर फिनोमिना एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, वेदर फिनोमिना मतलब इस लेयर में ना तो बादलों का बनना होता है, ना ही पानी गिरना होता है, ना ही बर्फबारी, इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी यहाँ नहीं होती. तो इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो आपने एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन को फ्लाई करते हुए देखा होगा, ये इसी लेयर में संभव हो पाता है. ओके, नाउ लेट्स वी सी अबाउट मेसोस्फियर. दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. ये थर्ड लेयर है. इट लाइज अबव द स्टेरोस्फियर एंड एक्सटेंडेड अप टू द हाइट ऑफ 80. तो ये स्टेरोस्फियर के ऊपर में है और ये 80 किलोमीटर तक की एरिया को कवर करता है. ठीक है. Meteoroids burn up in this layer on entering from the space. तो स्पेस से जो भी छोटे या यूनिवर्स से जो भी छोटे पार्टिकल्स या आप जैसे मेट्रॉइड्स वगैरह हमारे अर्थ सरफेस की ओर आते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे ही मीसोस्फियर के कांटेक्ट में आते हैं, जो हमारी थर्ड लेयर है उसमें आते ही वो बर्न हो जाते, जल जाते हैं, राख में तब्दील हो जाते, जिसके कारण ये हमारे अर्थ में नहीं आ पाते. ठीक है. The thermosphere is the layer in the earth atmosphere directly above the mesosphere. तो मेसोस्फियर के ऊपर आपको थर्मोस्फेयर मिलती है. ये विद इन द लेयर. तो ये क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज की, जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती है उसको फोटोनाइज कर देती है, वो हमको प्रोटेक्ट करने का काम करती है. ठीक है. नाउ लेट्स वी सी
exosphere is the uppermost region of the earth atmosphere and it is gradually fades into the vacuum of space। तो देखिए ये सबसे ऊपरी परत होती है और लास्ट लेयर है। यह जो एयर जो है बहुत थीन होती है, एयर प्रेशर कम होता है, तो इससे क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट हम लॉन्च करते हैं स्पेस के लिए वो आसानी से इस लेयर को पार कर जाता है या इससे पास हो जाता है और स्पेस में एंटर करता है। सो इन दिस वे वी सी डेट हाउ the these layers important to us। Atmosphere, so the our atmosphere is mainly consist of the nitrogen, oxygen, carbon dioxide। so okay, तो जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलने वाली गैस है नाइट्रोजन अबाउट द 78% एंड आफ्टर दैट ऑक्सीजन 21% एंड द रेस्ट 1% इज द अदर गैसेस। बाकी जो बचता है वो अदर गैसेस होती है, आर्गन, हीलियम, इस प्रकार की। ओके, ऑक्सीजन इज द ब्रीथ ऑफ द लाइफ वाइल द नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ। तो जो हमारा ऑक्सीजन गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में है उसको हम इनहेल करते हैं, उसे हम ब्रीथ करते हैं, तो ये हमारे लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन का क्या यूज़ है? इट हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को मेंटेन करता है। सो इन दिस वे वी सी दैट these gases are very essential to us। Now let's we see the biosphere। Biosphere is the narrow zone of the contact between the land, water and air। तो देखिए नेरो जोन जहाँ पर लैंड, एयर और वाटर मिलता है और ये तीनों मिलके क्या बनाता है? बायोस्फीयर। ठीक है, इट इज़ द जोन दैट द लाइफ at is unique to this planet exists। There are several species of organisms that vary in size from the microbes and the bacteria to the huge mammals। तो देखिए ये बायोस्फीयर, ठीक है, ये हमारे लिए एसेंशियल है। ये छोटे जानवरों से लेकर बड़े जानवरों तक के लाइफ को सपोर्ट करता है, वो चाहे आप बैक्टीरिया हो, चाहे बड़ा मैमल ले लीजिए एलिफेंट के जैसे। तो यह इस बायोस्फीयर में आपको वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन आर लिंक्ड टू ईच अदर। और ये बायोस्फीयर ही है जिसमें हर कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, मतलब कि एक दूसरे पर आश्रित है। ओके, सो द ऑर्गेनिज्म दैट आर इन अ बायोस्फीयर आर मेनली डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स। वन इज द एनिमल किंगडम, अदर वन इज द प्लांट किंगडम। तो बायोस्फीयर के जो ऑर्गेनिजम्स जो मिलते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उसे हम टू इस पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है आपका प्लांट किंगडम और एक है एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे। तो देखिए ये थ्री डोमेन्स जो मैंने आपको बताया था, लैंड, एयर और वाटर, ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर। सो इन दिस वे these three systems or domains are very essential or interrelated with each other। For example, cutting of forest for fulfilling our needs, wood or clearing the land for agriculture may lead to the fast removal of soil from slopes। तो जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, कैसे डिपेंड है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को काट रहे हैं, वहाँ खेती या रहने के लिए जगह बना रहे, या खेती किसानी के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं, पर इसका नतीजा क्या? इसका नतीजा ये है कि पेड़ों की कटाई से जो सॉइल है वो बरसात के दिनों में पूरी तरह से बह जाती है। तो उससे क्या हुआ? अब एब्सेंस ऑफ सॉइल में क्या आप कुछ कर पाएंगे? नो, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके, emissions from industry, thermal power plants and vehicle pollute the air। Now we are polluting our atmosphere by how? By producing the smokes or the chimneys, factory waste। So in this way, or the smokes from the vehicles, all this causes the air pollution। Carbon dioxide is the important constituent of air,
but increase in the amount of CO2 leads to the increase of the global temperature. This is term as the global warming. तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ज़रूरी है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एक लिमिट तक के हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा, मात्रा बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होते जाएगी इसमें, तो क्या होगा, ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा. ठीक है. और ये किसको करेगा, ये सपोर्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग को. ग्लोबल वार्मिंग मतलब जब सन की रेज डायरेक्टली हमारे अर्थ पे आती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. ओके, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एटमॉस्फियर. हाउ, हमको क्या करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें. सो बाय इन दिस वे we can protect our atmosphere, our biosphere. So the chapter is completed.